Hello everyone. So we are back with another video in the series of topic-wise examples for ethics and essay for answer writing. So इस सीरीज़ में हम न्यूज़पेपर या किसी मैगज़ीन या किसी नोवेल से कुछ ऐसे एग्जर्प्ट्स या पैराग्राफ्स या छोटी छोटी लाइंस को हम निकाल के उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। ये लाइंस, ये पैराग्राफ या जो एग्जर्प्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं एथिक्स और ऐसे से रिलेटेड होती हैं। तो हम सिर्फ ना तो मतलब सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के साथ साथ उसी के ऊपर हम और डिस्कशन करते हैं, जिससे हमारे पास उसी टॉपिक के ऊपर और क्लैरिटी आती है और भी एग्जांपल्स निकल के आते हैं। सो ये आपको एसे और एथिक्स दोनों में ही काफ़ी हेल्प करेगा अपना आंसर एनरिचमेंट में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो आता है ऑब्जेक्टिविटी पे। कैसे? कुछ दिनों पहले यानी 2 या 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था ग्लास सीलिंग पे। ठीक है, ये ग्लास सीलिंग एक्चुअली होता क्या है? ग्लास सीलिंग, ग्लास मतलब जो कांच होता है, सीलिंग रूफ। ठीक है, इट इज़ अ मेटाफर दैट हैज़ बीन यूज्ड आजकल की जो मार्केट या जो ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी है उसमें क्या होता है कि वुमेन जो है, वुमेन एंड मैन, दे आर वर्किंग ऑन द सेम लेवल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एनी डेजिग्नेशन और एट एनी डेजिग्नेशन। बट क्या होता है कि एक ऐसी ग्लास सीलिंग यानी कि इनविजिबल एक लेवल है, उसके ऊपर तो मेल जो है वो प्रोग्रेस करते जाते हैं बट फीमेल वहीं पे ही अटक जाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्लास सीलिंग। इसमें दे रखा है कि अ मेटाफर दैट फॉर द इनविजिबल बैरियर अगेंस्ट वुमेन रीचिंग द सीनियर करियर पोजीशन, कि एक लेवल जो है उससे ऊपर मेल का प्रमोशन होता जाता है बट फीमेल फाइंड इट वेरी हार्ड टू गो ओवर दैट। ओके, तो यहाँ ये हमें ग्लास सीलिंग, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हम ऑब्जेक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ हाइंड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, यानी कि इट इज़ समथिंग, इट इज़ अ टॉपिक वेयर ऑब्जेक्टिविटी इज़ नॉट यूज्ड। ओके, कोई ऐसा टॉपिक अगर ऑब्जेक्टिविटी पे आता है तो उसमें फोर के लिए आपको कुछ और रखना है, उसके अगेंस्ट में आप ग्लास सीलिंग लिख सकते हैं। अब थोड़ा बहुत इसके ऊपर पढ़ लेते हैं। दैट द टर्म गेन करेंसी इन 1980s as more women entered the male-dominated workspace and spoke about the challenges they faced। ठीक है, तो उसी के ऊपर ही है। और यहाँ पे ग्लास सीलिंग कमीशन जो है वो यूएस में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उसमें ये कहा गया, इट इज़ फाउंड दैट वाइल वुमेन कंप्राइज 46% ऑफ द वर्कफोर्स, 95% ऑफ सीनियर लेवल मैनेजर वर मैन। कि वुमेन जो हैं वो 46% ऑफ द वर्कफोर्स है। ठीक है, बट अगर सीनियर लेवल पे देखें, मैनेजर लेवल पे देखें, तो दे कंस्टिट्यूट ओनली 5%, बिकॉज 95% अगर मैन है तो 5% फीमेल है। ठीक है, दे कंस्टिट्यूट 46% ऑफ द वर्कफोर्स बट दे कंस्टिट्यूट ओनली 5% एट द सीनियर मैनेजर लेवल। ओके, सो इसी के साथ ही एक और कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ही आर्टिकल आया था। उसमें लिखा हुआ था, ऑल्दो फ्यूअर गर्ल्स आर एनरोल्ड इन प्राइवेट स्कूल एज कम्पेयर टू द बॉयज़, द गर्ल्स कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म देयर मेल काउंटर पार्ट्स। देखिए, इंडिया में जो है ये कहीं ना कहीं जेंडर डिफरेंसेस जो हैं ये सोसाइटी में भी हैं, कि जो मेल होगा, जो बॉय है, उससे प्राइवेट स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जनरली रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है। और फीमेल जो होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उन्हें सरकारी स्कूल में डाला जाएगा। रीज़न कि जो लड़कियां होती हैं, स्त्री को पराया धन माना जाता है, तो उस पर ज़्यादा एफर्ट्स या उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्ट करेंगे, लड़की को पढ़ाएंगे, लड़की जॉब करेगी, तो वो अल्टीमेटली अपने ससुराल में जाके सारा का सारा उनका इन्वेस्टमेंट का जो वो है आउटकम है वो ससुराल वाले ले जाते हैं। जनरली ये परसेप्शन होता है। तो उसी के थ्रू ये बताया गया है कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स जो हैं, उन्हें सरकारी स्कूल में डाला जाता है, बॉयज़ को प्राइवेट स्कूल में डाला जाता है, बट स्टिल गर्ल्स आर आउट परफॉर्मिंग द मेल काउंटर पार्ट्स। Overall, girls have a pass percentage that is over 6% higher than the boys across all school management types, according to the data shared by the center।
जो बॉयज़ का जो पासिंग रेट है वो गर्ल्स से 6% कम है। ठीक है, अब ये दोनों क्या दिखाते हैं, ग्लास सीलिंग तो दिखाता है कि मैनेजर लेवल पे किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, और ये वाला जो डेटा है ये दिखाता है किस तरीके से स्कूल लेवल या इनिशियल लेवल ऑफ अपब्रिंगिंग, किस तरीके से इस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है। बट स्टिल काफ़ी ऐसी जगह पे हैं वेयर फीमेल्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे डिफेंस फोर्सेस में भी अब जैसे इक्वालिटी आ गई है, जैसे परमानेंट कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू। ठीक है, परमानेंट कमीशन के अलावा एनडीए, ठीक है, अग्निवीर, तो इन सब में भी फीमेल्स को डाल दिया गया है। ठीक है, फाइटर पायलट, ठीक है, फ्लाइंग डिपार्टमेंट जो है ऑफ एयरफोर्स, वहाँ पे भी कर दिया गया है। तो यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो डेवलप की गई है। इंदिरा नूई, ठीक है, CEO ऑफ पेप्सिको, तो शी हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ वुमेन कैन ऑल्सो नॉट जस्ट फिट फॉर handling the household work but also handling entire national international company efficiently. ठीक है, सुनीता विलियम, कल्पना चावला, दे बोथ हैव उन्होंने नाम रोशन किया इंडिया का स्पेस सेक्टर में। वुमेन इन रेसलिंग, दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। रेसलिंग जो है ये मेल स्पेसिफिक एक स्पोर्ट्स माना जाता था पहले। ठीक है, दंगल, रेसलिंग, कुश्ती, ये सब। बट नाउ फीमेल्स are doing exceptionally well. They are getting medals in Olympics and even Asian Games और अलग अलग गेम्स में women are also exceptionally doing well in wrestling. दंगल मूवी सभी ने देखी होगी, उससे बहुत ही अच्छा हमें एक लर्निंग मिलती है कि 4 बेटियां थी, चारों को ही अच्छी तरीके से ट्रेन किया गया। इवन जो विनेश फोगाट है, जो अभी रिसेंटली उनका अभी आया था न्यूज़ में काफ़ी रही हैं वो, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं फैमिली से, फोगाट फैमिली से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है, जैसे CCD, कैफ़े कॉफ़ी डे के CEO ने सुसाइड कर लिया था कुछ साल पहले। ठीक है, द CCD कैफ़े कॉफ़ी डे, दिस कंपनी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग बैंकरप्ट, बट हिज वाइफ took that company to the new heights. She led the company, she reframed the company, and now this company is doing really well. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं हम किस तरीके से वाइफ ने उस कंपनी को रिवाइव कर दिया। ठीक है, नाउ अगला जो टॉपिक है वो आता है हमारे पास विजडम का। विजडम के ऊपर जनरली डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विजडम, कॉमन सेंस, कंसाइंस, इसके ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने कवर किया। ये एक्चुअली क्या है, ये एक एग्जर्व था द हिंदू का, वहाँ से लिया गया है ये कटिंग। सो इस एग्जर्व में ये कहा गया है कि थिरुवल्लुवर ने ये कहा है, सर दोज हु हैव विजडम बट नथिंग एल्स may be said to possess everything. They have emphasized the possession of wisdom, ठीक है, in the personality. And now the next thing that he has said was, but the man who has no wisdom, even if he were to have all the riches in the world, is one who has nothing. This means if a person has wisdom, he has everything. But if he is short of wisdom, he has nothing. He is short of everything. Okay, so here the importance of wisdom has been emphasized. ठीक है, but even the best among the wise may have some shortcomings, said Malayaman in the discourse. अब यहाँ पे जो wisdom का जो है इसके ऊपर हमें थोड़ा डिस्कस करना चाहिए कि how wisdom is important, how your personality having wisdom has always done good for the people, but it is not always true that a rich person, a person having all the resources, can take a good decision. Okay, यानी कि अगर पैसा, ज़रूरी नहीं है कि पैसा, रिसोर्सेज हैं तभी एक वाइज डिसीजन लिया जा सकता है।
There are some cases where rich people with good resources have taken wrong decisions. तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. And people with no resources or who have left their resources but still they have attained the highest level of their wisdom and used it for the common good. तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो यूज़ करेंगे वो है लॉर्ड बुद्धा. He left everything at the age of 29. ठीक है. He spent rest of his life in seclusion. अकेले रहे वो. ठीक है. अकेले इन सेंस कि अपनी जो भी फैमिली को छोड़ के साइड में बिल्कुल मतलब एज अ वंडरर ही lived his life as a wanderer. ठीक है. He had no resources at that time when he left the home, but he has wisdom. He has gained a lot of wisdom after that, and he used it for the better of the people. Now next is Dashrath Manji, a common person from Bihar. He made a road by cutting the mountains. Okay, now he has been earlier he has been awarded for his perseverance and hard work, and now that road has been made converted into a pakka road. It has decreased the travel time of from that particular village to the nearest city. He has single-handedly done that. ठीक है. No resources, बस एक जो हथौड़ा और छीनी जो होती है उससे उन्होंने किया. बलबीर सिंह सीचेवाल पंजाब में थे. He single-handedly cleared a river in Punjab. APJ अब्दुल कलाम नाम सबको पता होगा, but it is लोग ये भी जानते होंगे that he belonged to a very poor he earlier belonged to he was born in a poor family. न्यूज़पेपर बेचा करते थे, इमली बेचा करते थे. No resources, still exceptionally great personality, exceptionally brilliant. Later he was called as Missile Man of India. Later he led India by becoming the president of India. And even after retiring from his presidentship, he again went to the academic department, and later he taught the students of different colleges. Okay, अब कुछ ऐसे हम examples देते हैं where people had a lot of resources, had a lot of riches, money, but still they took wrong decisions. सुशील कुमार. ठीक है. इतना कॉमन नाम नहीं है, बट आप गूगल पे अगर देखेंगे तो सुशील कुमार was the winner of कौन बनेगा करोड़पति. He won 5 crore rupees, but later he lost all the money. Okay, सारा पैसा उनका ख़त्म हो गया. उन्होंने कहीं गलत जगह पे लगाया, कहीं किसी तरीके से लगा के, और वो पूरे पैसे कुछ काम नहीं आया उनके. Okay, he used a small part of his knowledge. He won that money, but later on because of lack of common wisdom, common sense, मतलब सही डिसीजन ना लेने की वजह से he lost all his money. नेक्स्ट अगर हम हिस्ट्री में अगर जाते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक, सब ने पढ़ा होगा मिडिवल हिस्ट्री में, तुगलक डायनेस्टी. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट किंग्स ऑफ दैट टाइम. ओके, बट 5 गलतियाँ उन्होंने की. दिल्ली टू दौलताबाद, कैपिटल उन्होंने चेंज कर दिया फर्स्ट. सेकंड जो उन्होंने एक टोकन करेंसी निकाली थी. ठीक है. उसके बाद और भी उनके 2-3 और वो थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनका कुछ एक्सपेडिशंस थी, कहीं पे उनकी मिलिट्री एक्सपेडिशंस थी, वो फेल हो गई थी. ठीक है. तो 5 उन्होंने गलत डिसीजन लिए थे इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच लिटरेट किंग. ठीक है. ही हैड ऑल द रिसोर्सेज. ठीक है. पैसे की भी कमी नहीं थी. ही वॉज द किंग ऑफ द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट स्टिल ही टुक रॉन्ग डिसीजन. वाई? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विजडम. ठीक है. पोस्ट औरंगजेब मुगल जो थे, मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता लगेगा कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल किंग्स थे दे वर वेरी वीक. ठीक है. शाय, बेखबरी एंड किसी के जिसको कहते थे, किसी को रंगीला कह देते थे. वाई? बिकॉज दे लैक विजडम. ठीक है. दे वर नॉट एबल टू हैंडल देयर किंगशिप. ओके. तो बाहर से कभी कभी अब्दाली, कभी नादिर शाह, कोई ना कोई आते जाते रहते थे
तो उसकी वजह से ऑल द पोस्ट औरंगजेब मुगल्स लॉस देयर पावर, लॉस देयर रिसोर्सेज एंड लेटर दे गॉट एक्सटेंड एंड मुगल ब्रिटिश रिप्लेस दैम इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जहाँ रिसोर्सेज रिचेस की कमी नहीं थी, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन। वाई? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विजडम। अब ऐसे ही इसमें यहाँ पे कुछ और लाइंस जो हैं विच यू कैन यूज इन essay. Thiruvalluvar has said, we will find that if we check the knowledge of the learned, we will find that there are some things that they don't know. It means every knowledgeable person will be lacking some kind of knowledge. Nobody is perfect. Having knowledge is not absolute truth. It is a relative truth. ओके, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको सब कुछ पता होगा, सबके पास थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज जैन वर्क Naladiar says our lifespan is limited, but what we need to study is vast like the ocean, so ignorance is inevitable. हमारी लाइफ स्पैन लिमिटेड है, लाइफ स्पैन जो है वो लिमिटेड है अप टू 70-80 ईयर्स, बट नॉलेज जो है उसका तो बूम आ चुका है, तो अब सारा कुछ तो नहीं पढ़ सकते। सो दैट्स व्हाई ही हैज सेड ignorance is inevitable. You have to ignore certain things. ठीक है, अब इसमें कहा है लाइफ स्पैन इज़ लिमिटेड। अब ये क्या है, अब मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी समझा देता हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ लॉजिक विच यू कैन यूज़ इन योर essay. जस्ट मोमेंट। सी, यहाँ पे कहा गया है आवर लाइफ स्पैन इज़ लिमिटेड। लाइफ स्पैन जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, बट नॉलेज जो है वो वास्ट है, ठीक है, एम्पल ऑफ नॉलेज। तो अब ये क्या, ये तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से है, बट अगर हम एआई के हिसाब से देखें, एआई तो क्या है, इमॉर्टल, और नॉलेज भी वास्ट है। सो इट हैज़ such a long lifetime that it can acquire entire knowledge that the humanity has developed since its evolution, beginning of the evolution till date. And even using that knowledge, AI can use that knowledge for predicting the future course of the evolution, future course of the human development. ठीक है, सो इसीलिए AI को इवन जो एलॉन मस्क है उन्होंने भी कहा है AI is the deadliest tool that human has ever made. ठीक है, तो AI और ह्यूमन का अगर कंपैरिजन अगर आप कहीं पे करते हैं, ये मुझे ऐसे याद आ गया, सो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो AI के पास क्या है, अनलिमिटेड लाइफ स्पैन है। सो इट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ टाइम टू गैदर एंड लर्न थिंग्स। ठीक है, तो हाँ, तो इतने में आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वाई AI इज़ अ डेडली थिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूक्रेन, पोलैंड और यूरोपियन जो नेशंस हैं उनकी विज़िट पे थे। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स कहे जो हम अपने एग्ज़ाम्स अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली वो जो अभी नेक्स्ट मंथ अपना मेंस दे रहे हैं। ओके, जैसे हमारे PM जो थे, जो हैं PM मोदी, उन्होंने ये कहा था दैट नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड ऑन द बैटलफील्ड। व्हाट डज इट शोज? इट शोज टॉलरेंस, इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। ओके, फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है उसी पे ही हम थोड़ा ध्यान देते हैं। वी सपोर्ट डायलॉग एंड डिप्लोमेसी फॉर द अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, ही हैज़ एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग एज वेल एज डिप्लोमेसी टू सॉल्व द क्रूशियल इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इशूज़ बिटवीन डिफरेंट नेशंस। ठीक है, तो जैसे मल्टीलेटरलिज्म हो गया, उसको हम फेवर कर सकते हैं,
बट वहीं पे कुछ ऐसे देश हैं जो प्रोटेक्शनिज़म को फॉलो करते हैं। अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये प्रोटेक्शनिस्ट अपनी पॉलिसी रख के बाकी देशों से हटना चाहते हैं। मल्टीलेटरलिज्म कॉमन गुड के लिए एक साथ, मतलब शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो इंडिया फोकसेस ऑन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। ठीक है, 2+2 डायलॉग इंडिया ने शुरू किया, मतलब इंडिया काफ़ी सारे देश जो हैं, स्पेशली जो क्वाड है उसके साथ 2+2 डायलॉग्स में है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो आज भी हमारे मसले सुलझ रहे हैं वो डिप्लोमेसी के थ्रू सुलझ रहे हैं। छोटे छोटे देश हैं जैसे मालदीव्स जो था लास्ट ईयर और या इस साल कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स थे जो वहाँ के ऑफिशियल्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए कहे थे, वो भी थोड़ा डिप्लोमेसी के थ्रू अभी सॉर्ट आउट हो चुके हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड नाउ बांग्लादेश। ओके, श्रीलंका और बांग्लादेश में तो इवन म्यांमार, ये ऐसे देश है जहाँ पे कुछ ना कुछ अभी हाल फिलहाल होता जा रहा है। एंड इंडिया हैज़ यूज द वे द रास्ता जो है वो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का निकाल के यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व की है। उसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट्स जो हैं वो उन्होंने दिए हैं कि टुडे इंडिया पॉलिसी इज़ टू मेंटेन क्लोज टाइज विद ऑल द कंट्रीज। ओके, so this statement by PM Modi shows the importance of cooperation. ठीक है, तो कोऑपरेशन जो है वो यहाँ पे दिखता है। अब कोऑपरेशन का मैं एक और आपको हिस्ट्री से एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए 1857 का जो वॉर था उसमें जो डिफरेंट जो स्टेट्स, डिफरेंट जो हमारी रियासतें थी, दे वर नॉट कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। होलकर, स्किंदियाज जो ये थी रियासतें, दे डिडंट पार्टिसिपेटेड इन दैट बैटल 1985 में। सो देयर वाज अ लैक ऑफ कोऑपरेशन, सो दे ऑल लॉस्ट द बैटल। ठीक है, वहीं जो हमारा 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें जो हमारे प्राइंसली स्टेट्स एंड प्रोविंसेस, ठीक है, उसमें एक तरीके से एक होलिस्टिक कोऑपरेशन जब आया तब जाके उस टाइम पे हमें आज़ादी मिली। सो यहाँ पे हम कोऑपरेशन का ये एग्जांपल दे सकते हैं। फिर यहाँ पे इसी आर्टिकल में एक जो टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है वो है विश्व बंधु। तो ये आप अपने एथिक्स GS2 या essay में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, विश्व बंधु। ओके, अब आगे एक और चीज़ देख लेते हैं। Our PM has said that humanity first, India's heritage, says PM, says COVID vaccines। ठीक है, from sending COVID vaccines to over 150 countries in the recent years to the gesture of royal family offering refuge to Polish children and women during World War II। तो ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं, you have to jot that down in your notes, that first of all COVID vaccine वाला and this, the royal family is offering refuge to the Polish children and women during World War II। ठीक है, तो ये दो आपको इसमें ह्यूमैनिटी जो है या जो कोऑपरेशन जो है, सॉरी थोड़ी राइटिंग ऐसी आ रही है मेरे, आई थिंक पेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड ये जो दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। अब ऐसे ही कोऑपरेशन जो है उसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे यमन में जब वॉर हुआ था, जब थोड़ा अपसर्जेस हुए थे, स्किर्मिश हुए थे, तो उस टाइम पे, और यूक्रेन में अभी जो लास्ट ईयर जब वॉर शुरू हुआ था 2022 में, तो उस टाइम पे इंडिया हैज़ इवैक्यूएटेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस। ठीक है, बी इट फ्रॉम UK, बी इट फ्रॉम USA, इंडिया इवैक्यूएटेड ऑल ऑफ देम
along with the nationals of India, and help them to get a window to reach their nation. India evacuated them all and gave them a passage to go to their nations. Next is India provided a passage to Nepalis and Bhutan nationals from Bangladesh. अभी जब बांग्लादेश में थोड़ा वायलेंस हुआ था तब नेपाली and Bhutani citizens in Bangladesh were finding it hard to reach their nation. So India gave them passage to reach their nation, native country. So it is also example of cooperation, international ethics. ओके सो ये वीडियो यहीं पे इसको हम आज ख़त्म करते हैं बिकॉज थोड़ा लंबी हो गई है. सो द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 2024, आई रिक्वेस्ट यू टू सी दिस वीडियो एट 2x और at least 1.5x to save your time. Okay, so let's meet in the next video. Till then, take care, bye bye.